दोस्तों नमस्कार। आज इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है कि यहाँ पे 100 साइंटिस्ट जो इसरो में काम कर रहे थे, उन्होंने वहां से रिजाइन कर दिया। और ये कहा जाता है 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। और ये लोग जो रिजाइन कर रहे थे उससे हमारी गवर्नमेंट के अंदर खलबली मच गई है कि इतने ज्यादा साइंटिस्ट क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जिसको भी रिजाइन करना है, जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं उनको हम रिजाइन नहीं करने देंगे। रिजाइन करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके पास परमिशन लेनी पड़ेगी, वो जब परमिट करेगा तो रिजाइन करेंगे। फिर इसमें से 80 साइंटिस्ट जिन्होंने जॉब छोड़ा वो बिलोंग करते हैं यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी कर्नाटका बेंगलुरु के अंदर, और 20 जिन्होंने जॉब छोड़ा वो बिलोंग करते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी जो केरला के तिरुपतम के अंदर है। और गवर्नमेंट ने जुलाई 14 को एक मीमो इशू किया और साइंटिस्ट इंजीनियर से कहा कि जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व है गगनयान या चंद्रयान प्रोजेक्ट से, दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से, उनको हम परमिशन नहीं देंगे जाने की। साथ में गवर्नमेंट कुछ करेक्टिव स्टेप भी ले रही है कि इनको रीएम्प्लॉयमेंट दी जाए। और ज्यादातर साइंटिस्ट क्यों छोड़ रहे हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी है और इसकी भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बैठे हैं इस टाइम पे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, कुछ साइंटिस्ट छोड़ के जा रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि साइंटिस्ट छोड़े, लेकिन हम किसी को रोक भी नहीं पाएंगे। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, एक दो जाते हैं तो चलो लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर 100-150 आपके जा रहे हैं साइंटिस्ट एक साथ, तो डेफिनेटली इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। डेफिनेटली एक सोची समझी एक चाल है जिसके अंतर्गत ये इनको फोर्स किया जा रहा है, इनको टेम्प्ट किया जा रहा है कि छोड़े। ये डेफिनेट बहुत सर एक सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, और इस सिचुएशन को खैर दे विल हैंडल इट। अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मोदी एंड हिज टीम आर वेरी कैपेबल, वो लोग हैंडल करेंगे। और अगर ये कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, डेफिनेटली इट इज इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। सो उसको उस हिसाब से जरा टैकल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो अपने भी प्रोग्राम हैं, स्पेस के प्रोग्राम्स हैं, उनको कोई फर्क ना पड़े। एंड आई थिंक दे विल डू इट। आई एम नॉट वरीड, आई विल लीव इट टू द लीडर्स, दे विल डू इट। बिल्कुल ठीक बात है। हम वरीड तो नहीं है, गवर्नमेंट वरीड है, गवर्नमेंट स्टेप ले रही है और हमें गवर्नमेंट पे भरोसा है। गवर्नमेंट सीरियस भी है, गवर्नमेंट कंसर्न है। देखिए, आपको एक और खबर याद होगी कि जनवरी 2025 में हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जो थर्ड स्टेज में फेल हो गया। फिर 2026 के जुलाई और मार्च और अप्रैल के अंदर, या जुलाई और अप्रैल के आसपास, दो हमारे और सैटेलाइट थे जो लॉन्च किए गए थर्ड स्टेज में, वो भी फेल हो गए। फिर दिल्ली से एक स्पेशल टीम भेजी गई, अजीत डोभाल उसको हेड कर रहे थे, और उन्होंने जाके बात की कि क्या रीजन है, क्यों यहाँ पे सैटेलाइट फेल हो गए। तो इनको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है कि क्या कॉन्स्पिरेसी है। देखिए, आपको बताएं कि हमारे बहुत से दुश्मन है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान भी है, हमारा दुश्मन चाइना भी है, हमारा दुश्मन आपका अमेरिका भी है, और साथ में हमारे कुछ इंटरनल दुश्मन भी हैं जो इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो वो भी इस पे काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे करेक्टिव स्टेप ले रही है, लेकिन ये जो लोग इस पे छोड़ के जा रहे हैं इसके ऊपर भी गवर्नमेंट बड़े ध्यान से देख रही है। मैं आपको शुरू से इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। राजीव गांधी की शादी हुई थी सोनिया गांधी के साथ 1968 की फरवरी के अंदर, और अप्रैल के अंदर सोनिया गांधी ने कहा मुझे इसरो के ऑफिस के अंदर जाना है। वो इसरो के ऑफिस के अंदर चली गई। किसी ने उस पर शक नहीं किया क्यों जाना चाहती है, उनको पूछना चाहिए था क्यों जाना चाहती हो, आपको क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि ना तो पढ़ी लिखी थी, ना उसको इंग्लिश आती थी, ना कुछ बात थी। वो चली गई इसरो के ऑफिस के अंदर। उसके बाद इसरो के कुछ छोटे मोटे साइंटिस्ट वहां से मिस होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद वहां पे एक और इंसिडेंट हुई कि 1966 की जनवरी के अंदर, उससे पहले 1966 की जनवरी के अंदर हमारे एक साइंटिस्ट थे भामा, होमी भाभा, उनकी डेथ हो गई एक प्लेन क्रैश के अंदर। क्योंकि उस टाइम पे ना तो हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, ना हमारे पास रॉ था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिया तो कर नहीं पाया। लेकिन उसके अंदर 117 लोग मारे गए थे, जिसमें से 11 वहां पे जो एयरक्राफ्ट के कैरियर के जो एयरक्राफ्ट के लोग थे, कर्मचारी थे, वो मारे गए। साथ में मारे गए 106 लोग और, जिसमें होमी भाभा भी था। बाद में 2008 में एक सीआईए के ऑफिसर ने रिलीज किया, उसने बताया, किताब लिखी, और इस आदमी का नाम था क्रो। इसने कहा कि हमने होमी भाभा को मरवाया क्योंकि होमी भाभा एक अनाउंस किया था कि वो न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। स्पेशली जब हम इंडिया का वार हुआ था चाइना के साथ, तो उसको कहा, हमने बड़ी बात समझाने की कोशिश की आप न्यूक्लियर बम मत बनाओ, लेकिन वो माना नहीं। अल्टीमेटली हमने उसको मार दिया और प्लेन के पूरे प्लेन को हमने
डिस्ट्रॉय कर दिया जब वो एक प्लेन के अंदर सफर कर रहे थे, इंडिया के अंदर से जाकर के जिनेवा जा रहे थे, और रास्ते में एक मॉन्ट ब्लांक एक जगह है, फ्रांस की एक हिल्स है, जहां पे प्लेन को ब्लास्ट कर दिया गया और सारे के सारे लोग मारे गए। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुई, विक्रम साराभाई जो इसरो के चीफ थे, 31 दिसंबर 1971 में उनकी डेथ हो गई। एक कोरला के केरला के अंदर एक बीच है, वहां पे कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, कोई उनकी मीटिंग थी, और उसके बाद होटल में गए तो नेक्स्ट डे उनकी लाश मिली, जबकि उनको अपने घर भी जाना था, अपनी फैमिली से मिलना था, और उनकी डेथ हो गई। तो बाद में पता चला कि उनकी डेथ भी हुई, उसके अंदर जो हाथ था वो सीआईए का था, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर बम बनाए। और ये बात क्रो ने भी की कि हम नहीं चाहते थे इंडिया के पास न्यूक्लियर बम हो, अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर बम होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हम कभी भी इंडिया को न्यूक्लियर बम बनाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि इंडिया प्रोग्रेस भी कर सकता है। और होमी भाभा के बारे में कहा कि होमी भाभा के पास इतनी कैपेसिटी थी कि 3 साल के अंदर एक न्यूक्लियर बम तैयार करते थे इंडिया के लिए, और यूएस इसको मानता था चैलेंज उनके खिलाफ। और आपको एक और बात बता दूं, जब इंडिया ने 1974 में पोखरान में बम ब्लास्ट किया था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उसी टाइम पे अमेरिका ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम देगा, और उन्होंने जो कहूटा के अंदर पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अंदर सारी की सारा जो सामान दिया गया है या इंस्टॉलेशन की गई है वो की गई है अमेरिका के द्वारा, सीआईए के द्वारा। और उस टाइम पे 40 ट्रक पूरे यूरोप से पास होकर के, टर्की से पास होकर के पाकिस्तान के अंदर गए थे, और उनका सारा प्रोग्राम किया था। और जो इनका हेड था वो एक केमिकल का इंजीनियर था, उसको ट्रेन करके उसको पूरी की पूरी उन्होंने परमिशन दे दी कि आप किस तरीके से बम बना सकते हो, पूरी ट्रेनिंग दे दी। बाद में और पाकिस्तान को इसलिए दिया कि ताकि इंडिया को पाकिस्तान चैलेंज कर पाए और इंडिया अपनी अकेले में कुछ कर ना पाए, इसीलिए उन्होंने इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दिया। उसके बाद एक और इंसिडेंट्स हुई, बहुत सी इंसिडेंट्स हुई, जब हमारे साइंटिस्ट मारे गए। अमेरिकन क्या करते थे, वो हमारे साइंटिस्ट को ज्यादा पैसे देने के लिए यूएस में इनवाइट करते थे, और अगर वो साइंटिस्ट चला जाए, और कहते हैं कि हमारे कम से कम 200 से ज्यादा साइंटिस्ट चले गए थे यूएस के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जो नहीं गए उनका मर्डर कर दिया। और इस टाइम पे 200 से ज्यादा साइंटिस्टों की लिस्ट है जिनका मर्डर किया गया था। कोई साइंटिस्ट अपने घर की बालकनी में खड़ा था, वहां से गिर गया, उसकी डेथ हो गई। कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा था, वहां पे डूब गया। कोई मॉर्निंग वॉक में जाता था जैसे बीच पे, वहां पे उसकी बॉडी पाई गई। कोई किसी को सांप ने काट लिया। और ये भी इंसिडेंट हुई कि किसी को सांप ने काट लिया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी को किसी केस में फंसा दिया, किसी ने कुछ कर लिया। तो हमारे 200 से ज्यादा साइंटिस्ट मारे गए। लेकिन अमेरिका ने अपना काम बंद नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं करता था या उस पर शक भी नहीं करता था। साथ में हम कुछ कर भी नहीं पाते, हम काफी वीक थे, इंडिया कमजोर था। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि आज क्यों साइंटिस्ट जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, और ये जा किस कंपनी में जा रहे हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ पे बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां हैं जिसको फॉरेनर्स कंट्रोल करते हैं, इसको फॉरेन कंट्रीज कंट्रोल करती है, और ये साइंटिस्ट उन्हीं कंपनी के अंदर जा रहे हैं। अगर ये साइंटिस्ट उन कंपनीज के अंदर जाएंगे तो उनकी जितनी भी डिटेल है इसरो की, उनको डिलीवर कर दी जाएगी, उनके पास शिफ्ट हो जाएगी, और उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे देश को भी नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट इस पे एक तो कोशिश कर रही है कि इनको रोका जाए, क्योंकि अगर इन एजेंसी, क्योंकि यूएस सिस्टम पे डायरेक्ट अगर हमसे साइंटिस्ट नहीं ले रहा, तो इनडायरेक्ट साइंटिस्टों को परचेज कर रहा है ज्यादा पैसे दे करके। और इस टाइम पे गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो भी साइंटिस्ट रिटायर होगा, उस जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट होंगे उनको और ज्यादा काम दिया जाएगा, किसी और नए प्रोजेक्ट में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे इस टाइम पे कोशिश की जा रही है इंडिया के अंदर भी 200 सैटेलाइट लॉन्च करने की। आज सैटेलाइट्स का या मिसाइल का जमाना है, और आज प्राइवेट कंपनीज भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो गवर्नमेंट बड़े कॉशियसली काम कर रही है कि कोई भी अगर ऐसी कंपनी हो जिसका फॉरेन का कनेक्शन है, वहां पे अगर साइंटिस्ट शिफ्ट होगा तो हमारे देश की सुरक्षा को खतरा होगा, हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिसको इंडियंस कंट्रोल करते हैं, उन पे तो जाने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन जो दूसरी कंपनी है जो फॉरेन के अंदर कंट्रोल करते हैं, फॉरेनर्स कंट्रोल करते हैं, जैसे कुछ चाइनीज कंपनी या कुछ अमेरिकन उस पर कंट्रोल करते हैं, तो इंडिया उनको अपने साइंटिस्ट देने के लिए मना करेगा। कैसे करेगा ये हम नहीं कह सकते। उदय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर इसके आगे हम बात करते हैं कुछ और भी। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरा कोशिश है कि भाई किस तरह से इंडिया और पावरफुल ना बने, तो उसके लिए उसके साइंटिस्ट को कर्टेल किया जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो ये सर आई थिंक दिस मस्ट बी हैपनिंग इन एवरी कंट्री आई फील,
जितने भी साइंटिस्ट होते हैं दे आर वेरी वनरेबल। तो हमारे को वी शुड टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली। और ये जो खतरनाक इरादे हैं हमारे दुश्मनों के, उनको जवाब देने का कोई ना कोई तो मतलब हमारे पास भी तरीके होने चाहिए आखिर। सो लेट अस काउंटर दिस इंटेंशन विच आर अ पार्ट ऑफ ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, और जो हमारे रिश्ते रिश्ते होते हैं, और ये हिंदुस्तान को नीचे करने की कोशिश करते हैं। बट एनीवे, लेट देम डू इट। हमारा काम है हमें स्ट्रांग होना और अपने आप को बचा के रखना। उधर मेन क्या होता है कि जैसे चाइना अमेरिकन साइंटिस्ट को टारगेट करता है, इनके पायलट्स को टारगेट करता है। एक केस सामने आया था जहां पे चाइना ने एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंस्टीट्यूट खोला था जहां पे वो पायलट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड करने की और टेक ऑफ करने की। उसके उसके अंदर उन्होंने कुछ अमेरिकन को इन्वॉल्व किया था, कुछ अमेरिकन पायलट्स को इन्वॉल्व किया था, और वहां ट्रेनिंग देकर के चाइनीज उनसे अपने आप को सीख रहे थे। यानी ट्रेनिंग किसी और को दी जा रही है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी चाइनीज के द्वारा, क्योंकि चाइना के पास इस टाइम पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है 8 तक, और अमेरिका के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसलिए चाइना इस टाइम पे अमेरिका को टारगेट कर रहा है, लेकिन अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा है। आपको याद होगा कि इंडिया ने रिसेंटली एक सैटेलाइट भेजा था मून के डार्क साइड पे, तो इससे भी बहुत परेशान है कि हमारे साइंटिस्ट ऐसे कितना अचीव कर सकते हैं। तो इस टाइम पे उनको चुराने की कोशिश की जा रही है, या अमेरिका हमारे प्लान को डिफेम करना चाहता है। देखिए, जैसे हमने बात की कि 3 हमारे सैटेलाइट थर्ड स्टेज में फेल हो गए, और ये फेलियर नॉर्मल फेलियर नहीं था। इसको किसी भी तरीके से नॉर्मल फेलियर नहीं किया जा सकता। हम अगर चंद्रयान पे हमारा प्लेन हेलीकॉप्टर वो जा सकता है, सैटेलाइट जा सकता है, या हमारा, तो क्यों नहीं हमारे सैटेलाइट फेल होंगे? क्यों फेल होंगे? क्योंकि नेचुरली बात है, यहाँ पे कुछ सैबोटाज की गई है, और सैबोटाज करने के लिए हमें एक बाहर के लोग तो हैं जो काम करेंगे, साथ में हमारे अंदर के दुश्मन बैठे हैं जो इसको सैटेलाइट को डैमेज करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या पाकिस्तान इसके पीछे होगा? देखिए, पाकिस्तान की वो कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी टेररिस्ट अटैक करने की, यहाँ पे पाकिस्तान की कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। और दूसरी बात बता दें आपको कि चाइना का भी हाथ नहीं माना जाता, क्योंकि चाइना के अंदर कोई जॉब नहीं करना चाहता है। हमारे साइंटिस्ट कभी भी चाइना जाके जॉब नहीं करना चाहेंगे, और जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका खैर खास कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के अंदर, वो अपने अपने काम में लगे हैं और उनसे हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन एक कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहती है, टारगेट करना चाहती है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो आज ट्रंप हमारे पे 500% या 100% टैरिफ लगाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया प्रोग्रेस कर रही है, इंडिया डेवलप कर रही है, और इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए ट्रंप इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप छोड़िए, उनकी डीप स्टेट टारगेट कर रही है, और इसलिए इंडिया भी केयरफुल है, और इसीलिए इंडिया इस पे स्पेशल अटेंशन भी दे रहा है। एक और केस बता दूं आपको, नंबी नारायण को 1994 में एक फॉल्स केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि हनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैप। इंजन बना रहे थे। हाँ, नहीं, हनी ट्रैप नहीं था वो। उधर वो क्या था कि 2 मालदीवियन लड़कियां पकड़ी गई थी, उनके वीजा एक्सपायर हो गए थे, तो वो वहां पे लोकल चली गई, लोकल जो आरटीओ का ऑफिस है वहां चली गई कि हमारे वीजा को एक्सटेंड कर दो। तो वो आदमी उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था। जब उनके कब्जे में नहीं आई तो उसने इनके खिलाफ चार्ज लगा दिया, क्योंकि उसके टाइम एक नाम आया सामने किसी साइंटिस्ट का जिसको शायद वो जानती होगी। तो उसके ऊपर कह दिया कि ये जो है ना, मालदीवियन लड़कियों के खिलाफ के साथ साथ ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को हैंड ओवर करने के चक्कर में। जैसे न्यूज सामने आए, अमेरिका के कान खड़े हो गए। तो उस टाइम पे एक आईबी के ऑफिसर थे, रतन सहगल, जो उस टाइम पे एडिशनल सेक्रेटरी थे या ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, क्योंकि रतन सहगल वो आदमी है जिनके क्लोज लिंक थे आपके जो हमीद अंसारी के साथ भी। और वो उस टाइम पे ईरान के अंदर आते थे जब हमीद अंसारी हमको धमकियां दिया करता था, जब हमारे लोगों को किडनैप किया जाता था। बाद में उन्होंने रॉ के अंदर भी आने की कोशिश की, और उन्होंने पूरा केस तैयार कर दिया इनके खिलाफ कि नंबी नारायण और एक दूसरा जो साइंटिस्ट है वो दोनों के दोनों इन्वॉल्व है, और ये इंफॉर्मेशन पास करे पाकिस्तानियों को। और साथ में बाद में ये जो रतन सहगल है, ये आपके खान मार्केट के अंदर एक आपका 5 स्टार होटल है या 4 स्टार होटल है, वहां पे अमेरिकन को इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। वो भी इसरो की इंफॉर्मेशन पास कर रहा था। जब उसको पकड़ लिया गया और उसको चार्ज करने लगे, तो सोनिया गांधी का फोन आ गया उस टाइम पे, जो आईबी के चीफ थे, उनको फोन आ गया और रतन सहगल को उन्होंने छोड़ दिया। रतन सहगल को उसी टाइम पे अमेरिकन ले गए अपनी कंट्री के अंदर, उनको वहां पे ग्रीन कार्ड दे दिया, पूरी की पूरी फैमिली वहां शिफ्ट हो गई। नहीं तो रतन सहगल जेल में सड़ते। और रतन सहगल वो आदमी है जो नंबी नारायण को पूरे तरीके से इम्प्लीकेट किया, और नंबी नारायण को आप देखिए कितना टॉर्चर किया गया।
1994 से लेके 2017 तक वो टॉर्चर होते रहे, और नंबी नारायण उसी लेवल के साइंटिस्ट है जिस लेवल के हमारे होमी भाभा थे या जिस लेवल के सारा भाई थे। और बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको 50 लाख दिए रुपए कि आपको कंपनसेशन देते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। एक आदमी का कैरियर बर्बाद कर दिया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको पीटा जाता था, मारा जाता था, हर एक टाइप के उनको टॉर्चर किए जाते थे, और उसका कैरियर खराब कर दिया, इंडिया को नुकसान पहुंचाया। ऐसे दुश्मन हमारी कंट्री के अंदर रह सकते हैं, किसी और कंट्री में रह नहीं सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि छुड़वाया किसने? सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी वो है जो 1968 में इसरो के ऑफिस के अंदर गई थी। क्या करने गई थी? पब्लिक को सवाल पूछना चाहिए कि क्या सोनिया गांधी को कोई नॉलेज थी, क्या वो कि साइंटिस्ट है, क्या वो इंजीनियर है। लेकिन आज ये जो 100 जो हमारे साइंटिस्ट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट स्टेम पे सख्ती से डील कर रही है ताकि हमारी कंट्री छोड़ के न जाए, इसरो को छोड़ के न जाए, और इनको गवर्नमेंट को चाहिए कुछ और ज्यादा बेनिफिट भी दिए जाए। जो स्पेशल हमारे साइंटिस्ट हैं, स्पेशली जब वो रिटायर होते हैं तो उनको स्पेशल प्रोजेक्ट के अंदर लगाना चाहिए। जिस आदमी ने गगनयान जो हमारा चंद्रमा के ऊपर सैटेलाइट भेजा था, उसको भी एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। और आपसे ये पूछेंगे एड में, उदय आप कुछ कहिए, फिर हम प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। सर एक मुझे समझ नहीं आता, ठीक है अमेरिका इंडिया का नेचुरल एलाई है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रियां बड़ी, दोनों पावरफुल हैं आके, तो क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा रहता है? बट मे बी इट इज द डीप स्टेट जिनके अपने जिसका जहां काफी उदय 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 आप चलो, आपने डीप स्टेट कह दिया, क्या डीप स्टेट यूएस को कंट्रोल करता है? मेन बात है भाई, आप नेचुरल आई आपने मान लिया नेचुरल आई है, लेकिन क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? आज से नहीं, शुरू से ही 1975 में जब हमने पाकिस्तान पे लड़ाई हुई थी, हमारी पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, तब भी इन्होंने यहाँ पे अपनी 7th फ्लीट को भेज दिया था। 1965 में जब हमारा पाकिस्तान पे से लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई? क्योंकि पाकिस्तान के पास लेटेस्ट फाइटर जेट थे, पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक्स थे, पाकिस्तान के पास सेवर जेट थे, पाकिस्तान के पास लेटेस्ट टैंक्स और बाकी इक्विपमेंट थे, और पाकिस्तान को लगा मेरे पास इतने इक्विपमेंट है, मैं क्यों इंडिया पे अटैक करके कब्जा कर लूं। और चाइना क्यों हमारे पे अटैक करता है? क्योंकि चाइना के पास इस टाइम पे, जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, अगर चाइना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है या वहां पे 70 से ज्यादा सबमरीन है, तो दिखाने के लिए तो है नहीं, नेचुरल बात कहां यूज करेगा, और सबसे पहले यूज कहां करेगा? इंडिया के खिलाफ, जो उसका नेबर है। तो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग भी किसने किया? अमेरिका ने। पाकिस्तान आज तो डीप स्टेट तो शुरू से पाकिस्तान के अंदर या यूएस के अंदर है। तो ये एक्चुअली उनकी पॉलिसी है इंडिया को टारगेट करने की, क्योंकि हम इजी टारगेट है, हमारी डेमोक्रेसी की वजह से हमको टारगेट करते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी वजह से स्ट्रेंथ हमको टारगेट करते हैं, हमारी जो लोकेशन है कंट्री की उसकी वजह से हमको टारगेट करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके का जो टैलेंट है उसकी वजह से हमको टारगेट करते हैं। हम तो किसी को टारगेट नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू कंट्री हैं। अगर आज क्रिश्चियन कंट्री होते तो हमको टारगेट नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, हमने बहुत सी बात कर दी। और एड में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा जरा गला खराब है तो प्रोग्राम करिए नहीं, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज हमको भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।